Hello and welcome to EACT classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. ये वीडियो आप तक EACT क्लासेस के YouTube चैनल से पहुंच रहा है और अगर आप इस वीडियो की PDF और बाकी वीडियोस की PDFs फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हो, आप वो EACT क्लासेस के टेलीग्राम चैनल t.me/EACT क्लासेस से डाउनलोड कर सकते हो या आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाके EACT क्लासेस सर्च कर सकते हो, जहाँ पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगी। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स लाइक जनरल नॉलेज जिसमें ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, कल्चर एंड हेरिटेज, कंप्यूटर अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग जैसे टॉपिक्स की वीडियोस चाहिए तो आप EACT क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। Now we'll talk about the important features of Indian Constitution. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो फीचर आपको याद रखना है दैट्स इट्स द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि ये सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी कंट्री का। अगर आपको पता होगा, मैंने आपको बोला देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वन इज़ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनदर इज़ द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और अमेरिका का भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक अलग एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अनरिटन का मतलब होता है कि कोई अलग से डॉक्यूमेंट नहीं होता है, बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स या कुछ और भी इंपॉर्टेंट लॉज जो होते हैं वो मिल के आपका बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो अलग अलग बहुत सारी चीज़ें मिल के कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाते हैं उसको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। और इंडिया का आपको याद रखना है ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड ये सबसे लेंथिएस्ट एंड डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट माना जाता है। दूसरा इसका फीचर है कि इसको बहुत सारे सोर्सेज से लिया गया है। इट्स ड्रॉन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। अगर आपको पता होगा, मैंने जो पहले सेकंड लेक्चर में पढ़ाया था, इट्स ड्रॉन फ्रॉम लाइक हमने देखा बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से। हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ लिया, यूएस के भी कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लिया, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से और यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं। तो प्राइमरली जो मेन था दैट वाज 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, जो बैकबोन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अब यहाँ पे लगभग 250 प्रोविजंस जो थे वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए थे, लेकिन इसके अलावा बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिए गए थे। और इसी वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि वी हैव फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी हमने दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन को खंगाल के इसको बनाया है, ठीक है। लेकिन प्राइमरली अगर हम देखेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका वो लिया गया था 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, ठीक है। हमने देखा जो फिलोसफिकल पार्ट है लाइक दैट्स फंडामेंटल राइट्स, वो हमने लिया था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। डीपीएसपीस हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। इस तरह से हमने देखा था रूल ऑफ लॉ, ये हमने लिया था यूके के पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन से। इस तरह से हमने मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशन से इसको ड्रॉ किया है, ठीक है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कैबिनेट, गवर्नमेंट, रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये सारी चीज़ें हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। एग्जैक्टली किससे क्या लिया था ये मैंने सेकंड लेक्चर में पढ़ाया था, तो इतना याद रखो दैट इट हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। थर्ड जो इसका फीचर है दैट्स इट्स अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी ये रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड का मतलब क्या है और फ्लेक्सिबल क्या मतलब क्या है। अगर हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो ये उस कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं जिसको अमेंड करना बहुत मुश्किल होता है, यानी स्पेशल प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है, जिसको आसान नहीं होता है अमेंड करना। और अगर हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को कहेंगे जिसको आसान होगा अमेंड करना, जिसको चेंज करना आसान होगा। लाइक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। कैसे? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग टाइप्स के अमेंडमेंट्स हैं। लाइक अगर आपको देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स, लाइक सिंपल अमेंडमेंट्स भी हैं एंड देयर आर डिफ़िकल्ट अमेंडमेंट्स एज वेल। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, रिजिडिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी है। कहीं कहीं पे देयर इज़ फ्लेक्सिबिलिटी एंड कहीं पे देयर इज़ रिजिडिटी, ठीक है। इसके बाद फोर्थ इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को एक फेडरल सिस्टम या एक फेडरल स्टेट के तौर पे बनाती है विथ यूनिटरी बायस। इसका मतलब है कि इट इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे एक फेडरल सिस्टम है, यहाँ पे स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है विद ए यूनिटरी बायस। इसका मतलब है विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है, देयर आर स्टेट्स बट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ स्ट्रॉन्ग। या यहाँ पे फेडरेशन है, यहाँ पे स्टेट्स हैं, स्टेट्स के पास भी पावर्स है, लेकिन यूनिटरी बायस का मतलब होता है कि जो यहाँ का फेडरल सिस्टम है वो फेवर करता है एक तरह से सेंटर को, ठीक है। दैट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो स्ट्रांग होती है, या सेंटर जो होता है वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो यहाँ फेडरेशन है बट विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। तो इसी वजह से इसको क्वाजी फेडरल भी कहा गया है बाय केसी वेरे, ठीक है। इसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ये बात है कि इंडिया के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है, ठीक है।
जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑप्टेड फॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। जैसे ब्रिटिश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यूएस में वी हैव द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, बट इंडिया के अंदर वी हैव द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं, ये आप याद रख सकते हो, इसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं या प्राइम मिनिस्टीरियल मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट फीचर है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशल सुपरमेसी, यानी पार्लियामेंट सोवरन है, आज़ाद है, पार्लियामेंट लॉज बना सकता है अपने हिसाब से, बट जुडिशल सुपरमेसी है। जुडिशल सुपरमेसी मतलब सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। मतलब इसका मतलब है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के पार्लियामेंट को सॉवरन बनाता है, यानी उनको दे हैव दिस आज़ादी, दे हैव दिस फ्रीडम कि वो अपने हिसाब से बना सकते हैं लॉज। लेकिन अगर वो कुछ उल्टा सीधा करेंगे, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को हिंडर करेंगे या अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, तो जुडिशल सुपरमेसी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशल सुपरमेसी है, वो उसके पास सुपरमेसी है, वो जुडिशल रिव्यू कर सकती है और वो उन चेंजेस को जो है रिवोक कर सकती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर है, और यूएसए के अंदर जो है वहाँ पे जुडिशल सुपरमेसी है, ठीक है। तो ये दोनों का ब्लेंड है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आएगा। एंड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फॉलो किया जाता है उसको कहते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो आर्टिकल 21 के अंदर आता है। इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रख सकते हो, ठीक है। जो मैंने बोला, सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर द पार्लियामेंट्री लॉज एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल थ्रू इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो मैंने आपको बोला आर्टिकल 32 के अंदर जो आता है, ठीक है, ठीक है। और साथ में पार्लियामेंट सोवरन है, पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकता है मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, जो उसको आर्टिकल 368 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर जो इसको दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। इसके बाद रूल ऑफ लॉ है। अगर आपको यहाँ पता होगा कि देयर इज़ रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ इसका मतलब होता है कि पीपल आर रूल्ड बाय द लॉ नॉट बाय द मैन, यानी चलेगी कॉन्स्टिट्यूशन की, चलेगी रूल की, ना कि लोगों की, ठीक है। सिंपल टर्म्स में यही है। इसके बाद इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है कि देयर इज़ ए सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, यानी सेंट्रल में वी हैव द सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट्स हैं, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। तो वी हैव दिस, दे वर्क इंडिपेंडेंटली, वो एक तरह से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, बट ये सारे इंटीग्रेटेड हैं, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इंडिया के अंदर जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट भी है, एक तरह वो इंडिपेंडेंट है, बिकॉज इंडिपेंडेंट वो काम कर सकती है, जुडिशरी कैन वर्क इंडिपेंडेंटली, लेकिन इंटीग्रेटेडली वो काम करती है। ये तीनों लेवल्स पे, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या हाई कोर्ट्स जो हैं या सुप्रीम कोर्ट जो हैं, ये दे कैन वर्क दे वर्क इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, बिकॉज जो कानून है वो तीनों में सेम चलते हैं, ठीक है। इस वजह से ये इंटीग्रेटेड है। इसके बाद आपका आता है फंडामेंटल राइट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक स्पेसिफिक बात है कि इट गारंटीज फंडामेंटल राइट्स, जो पार्ट 3 में आते हैं, टू इट्स सिटीजन्स, ठीक है। 6 फंडामेंटल राइट्स जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। फिर इसके बाद डीपीएसपीज जो हैं, जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बताया था एज नोवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आयरलैंड के पार्लियामेंट से बेसिकली वहीं से लिया गया था, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर जो बनाए गए थे, ये भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फ़ीचर है। ये पार्ट 4 में आते हैं, और डीपीएसपी जो है बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन में है टू गाइड द गवर्नमेंट कि आप किस तरह से क्या स्टेट को गाइड करते हैं कि आपको कौन कौन से वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर के बारे में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये नॉन जस्टिशिएबल होते हैं, जो मैंने आपको बोला। इसके बाद नेक्स्ट फीचर जो आपका आता है, दैट्स फंडामेंटल ड्यूटीज़। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनली तो नहीं थी, लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में पार्ट 4A ऐड किया गया, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई, जो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सोन सिंह कमेटी। फिर इसमें 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर, ठीक है। ये जो होते हैं ये नॉन जस्टिशिएबल होते हैं, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट आके लोगों को पकड़ेगी कि तुम लोगों ने ये ड्यूटी फुलफिल नहीं की है, दीज आर नॉन जस्टिशिएबल, ठीक है। इसके बाद हम इंडियन सेक्युलरिज्म की बात करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो इंडिया को एक सेक्युलर नेशन के तौर पर बनाता है, दैट इज़ इंडिया शैल बी ए सेक्युलर नेशन। जो प्रियम्बल में लिखा है, वहाँ लिखा हुआ है सेक्युलर, जो बाद में ही ऐड किया गया था, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आपको याद रखनी है बात कि जो सेक्युलरिज्म है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से थोड़ा डिफरेंट सेक्युलरिज्म है, क्योंकि वहाँ पे रिलीजन और स्टेट टोटली डिफरेंट है, उनको टोटली सेपरेट किया जाता है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में सेक्युलरिज्म का मतलब होता है व्हेन रिलीजन एंड स्टेट, रिलीजन और स्टेट जब टोटली डिफरेंट सेपरेटेड होंगे एक दूसरे से, जिसको कहते हैं नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। लेकिन यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है, इसको पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म कहते हैं। इसका मतलब है गिविंग इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, किसी भी रिलीजन को किसी से ऊपर नहीं माना जाएगा, लेकिन टोटली इनको सेपरेट नहीं किया जाता है, ठीक है।
क्योंकि आपने देखा रिलीजन के रिलेटेड इक्वली कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको जो है सारे रिलीजन्स को ट्रीट किया है, ठीक है। इसके बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है हर 18 साल से ऊपर जो होगा वो वोट कर सकता है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है कि यहाँ पे हर कोई पर्सन जो 18 साल से ऊपर होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, स्टेटस, वो वोट कर सकता है। इसके बाद सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। इंडिया के अंदर वी हैव द सिंगल सिटीजनशिप का एक्ट ये है, जैसे आपका यूके में जैसे है। यूएसए में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हियर वी हैव द सिंगल सिटीजनशिप एक्ट। लाइक यूएसए में आप वहाँ पे स्टेट्स की सिटीजनशिप होती है, यहाँ पे यूनियन की सिटीजनशिप होती है, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप मतलब इन इंडिया देयर इज ओनली सिंगल सिटीजनशिप, आप इंडिया के सिटीजन हो। लेकिन वहाँ पे यूएस में होता है डिफरेंट थोड़ा सा, वहाँ पे होता है कि आप किसी पर्टिकुलर लाइक आई कुड बी अ सिटीजन ऑफ एरिजोना एंड आई कुड ऑल्सो बी अ सिटीजन ऑफ लाइक सम अदर स्टेट, ठीक है, टेक्सास वगैरह। इसके बाद आपका आता है इंडिपेंडेंट बॉडीज़। इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लेजिस्लेटिव और जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के को ही प्रोवाइड नहीं करता है, इट रादर एस्टैब्लिशेस सम अदर इंडिपेंडेंट बॉडीज़ लाइक इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल या कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, इनके बारे में भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में भी लिखा हुआ है, अगर आपको पता होगा अंडर आर्टिकल 352, 356 एंड 360 जो आपके आते हैं, ये भी लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड्स यू इमरजेंसी प्रोविजंस, लाइक जो पहला होता है अंडर 352 दैट इज़ इमरजेंसी, अगर वॉर होता है या एक्सटर्नल एग्रेशन होता है या आर्म्ड रेबिलियन होता है, उस टाइम पे जो इमरजेंसी लागू होती है उसको अंडर आर्टिकल 352 होती है वो। और अगर स्टेट मशीनरी फेल होती है तो उसको 356 के अंडर लाया जाता है, एंड अंडर 360 आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी आता है। जब इमरजेंसी होती है तो इमरजेंसी में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल पावरफुल बन जाती है और स्टेट्स का जो कंट्रोल है वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चला जाता है। देयर इज 3 टावर गवर्नमेंट, अगर आपको पता होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल यूनियन के रिलेटेड आपका पार्ट 5 है एंड पार्ट 6 आपका स्टेट्स के रिलेटेड है। लोकल गवर्नमेंट्स के रिलेटेड भी आप देखते हो पार्ट 9, 9A और 9B जो पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़ और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में है, ठीक है। तो वो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ 9 और 9B जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट्स की बात है। तो इंडिया में 3 टियर गवर्नमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है 3 टियर गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट्स जो पंचायत एंड अर्बन बॉडीज़ की हम बात करते हैं, ठीक है। इसमें अभी पहले तो नहीं था, बट फिर 73rd 74th अमेंडमेंट में 1992 में ये पार्ट 9 और पार्ट 9A ऐड किए गए थे, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ है। सो विद दिस वी हैव कंक्लूडेड दिस सेशन। सो इस लेक्चर सीरीज़ की अगर मैं बात करूँगा तो इसमें वीडियोस में मैंने प्राइमरली आई कंसल्टेड द इंडियन पॉलिटी बाय M. लक्ष्मीकांत जो कि गो टू बुक है, उसका 6th एडिशन। इसके अलावा byju's.com, क्लियर IAS, बैंक्स एग्ज़ाम टुडे, ओनली IAS जैसे और भी ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत सारे मैंने यूज़ किए थे। सो विद दिस वी कंक्लूड दिस लेक्चर। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।